अध्याय 151 मिशन टीम 2। जूनियर बहन तू बू यानिक्यू ने तू किंगटान को देखकर मुस्कुराते हुए बधाई दी। ये किंगटान ने जवाब में सिर हिलाया। बू यानिक्यू, तो यह वो व्यक्ति है जिसे आपने पाया है? उन अन्य शिष्यों में से एक ने अचानक पूछा। बू यानिक्यू ने जवाब दिया, ये तुम की किंगटान है, वह इस बार विशाल रॉक कैनियन के लिए हमारे मिशन में एक टीममेट है। जूनियर बहन यह मेंग शेंग है। बू यानिक्यू ने उस व्यक्ति को इशारा किया जिसने अभी प्रश्न को पॉप किया और बाद में दूसरों को ये किंगटान से मिलवाया। इस बार बू यानिक्यू ने कुल 10 लोगों को पाया जैसा कि उन्होंने पहले कहा था। हालांकि बू यानिक्यू और किन हुआन के अलावा हर कोई एक सूक्ष्म अभिव्यक्ति के साथ ये किंगटान को देखता था। क्या जूनियर बहन तू एक नया शिष्य है? मेंग शेंग ने एक प्रूभन के साथ पूछा। हाँ, ये किंगटान ने भावना के बिना जवाब दिया। आपकी आत्मा रूट कैसी है? मेंग शेंग ने फिर से पूछा। हालांकि उनके अत्यधिक सवालों को दोष नहीं दिया जा सका, ये वास्तव में सभी के लिए अप्रत्याशित था कि बू यानिक्यू ने इस बार टीम में शामिल होने के लिए एक नए शिष्य को आमंत्रित किया। बू यानिक्यू would occasionally pick a few missions that were suitable to be completed by a team. Moreover, he had plenty of experience, and most of the missions he selected could be successfully completed. कई बाहरी संप्रदाय शिष्य उनके साथ काम करने के लिए बहुत तैयार थे, और इस बार मेंग शेंग जैसे अन्य शिष्यों को ऐसे लोग माना जाता था जो अक्सर बू यानिक्यू के साथ मिशन पर जाते थे। आमतौर पर चुने गए टीम के साथ ही बू यानिक्यू बहुत विश्वसनीय थे, लेकिन इस बार बू यानिक्यू ने अचानक कहा कि उन्हें एक नया शिष्य मिला जिसमें शामिल हो गए, जिससे दूसरों को निस्संदेह आश्चर्य हुआ। उन्होंने नए शिष्यों के इस बैच के बारे में कुछ बातें सुनी और साथ ही जानते थे कि इस बार हरी आत्मा की जड़ों वाले 2 प्रतिभाएं थीं। रेड स्पिरिट रूट, ये किंगटान ने उदारता से कहा। इसके साथ ही कहा गया, अन्य 9 लोग उपस्थित थे, यहाँ तक कि बू यानिक्यू और किन हुआ ने अपने मुंह को खोला। ये किंगटान वास्तव में एक लाल आत्मा की जड़ थी। यह क्या मजाक था? वरिष्ठ भाई बू, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप हमारे साथ मिशन पर जाने के लिए एक लाल आत्मा की जड़ के साथ एक नया शिष्य चाहते हैं? मेंग शेंग के शुरू में भावहीन चेहरे ने उस क्षण को काला कर दिया जब उन्होंने सुना कि तू किंगटान में एक लाल आत्मा की जड़ थी। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि नए शिष्य बू यानिक्यू ने पाया कि हरी आत्मा की जड़ों वाले 2 शिष्यों में से एक था, फिर भी वह एक लाल आत्मा की जड़ थी। इससे पहले उन्होंने पहले ही सुना था कि नए शिष्यों के इस बैच में लाल आत्मा की जड़ वाला कोई व्यक्ति था और वे सभी इसे एक मजाक के रूप में मानते थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अंत में ये व्यक्ति वास्तव में उनकी टीम के साथी होने जा रहा था और वह था जिसे बू यानिक्यू ने व्यक्तिगत रूप से भर्ती किया था। बुरे यानिक्यू के चेहरे पर भी झटका लिखा गया था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये किंगटान केवल एक लाल आत्मा की जड़ थी। बू यानिक्यू ने पहले मंडप में ये किंगटान के कौशल को देखा था। यद्यपि यह ज्यादा नहीं था, यह उसकी पावती हासिल करने के लिए पर्याप्त था। इस प्रकार उन्होंने यू किंगटान को टीम में भर्ती करने के लिए एक अपवाद बनाया। उन्होंने तब और अधिक नहीं पूछा और सहज रूप से महसूस किया कि भले ही ये किंगटान एक हरी आत्मा की जड़ नहीं थी, फिर भी वह एक पीले रंग की आत्मा होगी। अंततः एक पल में बू यानिक्यू की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब हो गई। बू यानिक्यू की प्रतिक्रिया को देखते हुए मेंग शेंग मदद नहीं कर सकता था, लेकिन स्नेह के रूप में वो खुले तौर पर तुम ऊपर और नीचे ये किंगटान को देखा। जूनियर बहन तू, क्या आप राक्षसी जानवर के स्तर को जानते हैं कि हम इस बार शिकार करने के लिए विशाल रॉक कैनियन में जा रहे हैं? यह एक स्तर 6 विशाल छिपकली है जिसने अनगिनत लोगों को मार डाला है। ये किंगटान ने अपने भौंक को उठाया क्योंकि उसने व्यंग्यात्मक मेंग शेंग को देखा और उसके दिल में झांसा दिया। मेंग शेंग ने बू यानिक्यू की ओर रुख किया और कहा, वरिष्ठ भाई बू, आपने हमेशा ध्वनि निर्णय लिए हैं, लेकिन इस बार मैं चाहता हूं कि आप ठीक से विचार कर सकते हैं कि क्या लाल आत्मा की जड़ के साथ एक नया शिष्य हमें विशाल रॉक कैनियन के लिए अनुसरण करने की क्षमता होगी? बू यानिक्यू ने थोड़ा डूब गया और तुरंत स्पष्ट जवाब नहीं दिया। अध्याय 152 मिशन टीम 3। किन हुआन जल्दी से अपने इंद्रियों में लौट आए और बार बार ये किंगटान को देखा। हालांकि न तो भेदभाव का मामूली निशान था और न ही उसकी आंखों में विश्वास, बल्कि झटके का एक फट गया। एक नए शिष्य के रूप में ये पहले से ही बहुत उग्र और उग्र था कि वह झोंकवा को बाहर निकालने में सक्षम हो। क्या डरावना था कि वह अभी भी केवल एक लाल आत्मा की जड़ थी। ये लड़की क्या थी? एक लाल आत्मा की जड़ अभी भी इतनी भयंकर कैसे हो सकती है? लाल आत्मा की जड़ के साथ क्या गलत है? मुझे लगता है कि यह एक बड़ी बात नहीं है। यदि जूनियर बहन ये पर्याप्त कुशल है, तो स्पिरिट रूट के बारे में क्यों परेशान हो? यह आत्मा की जड़ों का चयन करने के बारे में भी नहीं है। आप इतनी परवाह क्यों करते हैं? किन हुआन मदद नहीं कर सका, लेकिन जब उन्होंने मेंग शेंग के असंतोष को देखा तो मुंहतोड़ जवाब दिया। उसने सोचा कि ये किंगटान बहुत भयानक थे। जब वे अपनी क्षमताओं को नहीं देख पाए थे, तो ये सभी लोग उसकी आत्मा की जड़ के आधार पर उसे क्यों जज कर रहे थे? संकीर्ण दिमाग, वास्तव में बहुत संकीर्ण दिमाग।
ये किंगटांग ने मूल रूप से गू यानिक्यू की अजीब अभिव्यक्ति को देखा और मानसिक रूप से खुद को सबसे खराब तरीके से तैयार किया कि वह इस मिशन में भाग लेने में सक्षम नहीं हो सकती है। फिर भी अप्रत्याशित रूप से किन हुआन, जो अविश्वसनीय लग रहा था, वास्तव में उसके लिए बोलने वाला पहला व्यक्ति बन गया। जूनियर भाई किन, एक स्पिरिट रूट की गुणवत्ता हमारी खेती से संबंधित है। क्या गलत है कि मैं इसके बारे में परवाह करता हूं या नहीं? इसके अलावा हमने पहले ही इस मिशन में लोगों की संख्या कम कर दी है। बाहरी संप्रदाय की अन्य टीमों ने कम से कम 12 से 13 लोगों की एक टीम का गठन किया, जो एक स्तर 6 राक्षसी जानवर से निपटने के लिए, लेकिन हमारे पास केवल 10 हैं। यदि हम एक नए शिष्य को एक हीन आत्मा जड़ के साथ लाते हैं, तो सफलता की संभावना क्या है? इस मिशन में कम से कम आधे महीने का समय लगेगा, और अगर हम असफल हो जाते हैं, तो इस आधे महीने का नुकसान कौन है? मेंग शेंग बिल्कुल भी वापस नहीं आया। आप कैसे जानेंगे कि अगर आपने पहले कोशिश नहीं की है तो हम असफल हो जाएंगे? किन हुआ ने बदले में पूछा। मेंग शेंग कुछ कहने वाला था, लेकिन गू यानिक्यू ने उस समय बात की। मैंने पहले ही सदस्यों पर फैसला किया है। जूनियर भाई किन ने जो कहा वह सही है, और मैं जूनियर भाई मेंग की चिंता को भी समझता हूं। हालांकि हम कल सेट करने जा रहे हैं, और अंतिम समय में सदस्यों को बदलना और भी अनुचित होगा। इस मिशन के आरंभकर्ता के रूप में मैं सभी के नुकसान की भरपाई करने की गारंटी देता हूं कि हमें इस मिशन को विफल करना चाहिए। जब मैं भविष्य में आप सभी के साथ मिशन पूरा करता हूं, तो मैं अपने स्वचालित रूप से अपने शानमिंग बिंदुओं के साथ सभी को बनाऊंगा। उसके बारे में कैसा है? गू यानिक्यू ने शांति से कहा, हालांकि उसके स्वर में क्रूरता का संकेत था। मेंग शेंग थोड़ा डूब गया, यहाँ तक कि अगर उनके पास कोई और असंतोष था, तो मुआवजे के बारे में उल्लेख के बाद गू यानिक्यू के बाद बहस करना जारी रखना मुश्किल था। दूसरी ओर अन्य शिष्यों ने इस बारे में बहुत दृढ़ता से महसूस नहीं किया। While everyone was indeed suspicious of Ye Qingtang's abilities, they still had some trust in the people that Gu Yanqiu selected. Moreover, when a new disciple joined the team, she would definitely be given a little less once the mission is completed. इस तरह उन्हें अधिक दिया जाएगा, और आपत्ति करने के लिए बहुत कुछ नहीं था। मिशन के सर्जक और टीम लीडर के रूप में गू यानिक्यू को जुबानी पॉइंट्स का एक उच्च प्रतिशत दिया जाएगा। इसलिए जब से उन्होंने कहा कि वो उन्हें क्षतिपूर्ति करेंगे, उन्हें असफल होना चाहिए, वे स्पष्ट रूप से इसे स्वीकार करेंगे क्योंकि उन्होंने गू यानिक्यू पर भरोसा किया था। बिना किसी आपत्ति के मामला इस तरह से तय हो गया था। ये किंगटांग ने शुरू से अंत तक कुछ भी नहीं कहा। इसके बजाय ये गू यानिक्यू था जिसने हर किसी को मनाने के बाद ये किंगटांग की ओर रुख किया और माफी मांगने के बाद कहा, जूनियर बहन तू, मुझे खेद है, अभी मैं बस थोड़ा हैरान था और आपको उपेक्षित कर दिया था। मुझे आशा है कि आप मुझे माफ करेंगे। गू यानिक्यू ने तुरंत उसके लिए बात नहीं की जब मेंग शेंग ने अभी और परवाह किए बिना यू किंगटांग को वह पाया गया और व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया गया। इस प्रकार वह स्वाभाविक रूप से दोषी था। अध्याय 153, अग्नि प्रतिरोधी नर्म अमूर 1। कोई समस्या नहीं है। मैं पहले से ही बहुत खुश हूं कि वरिष्ठ भाई गुसी मुझ पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं, ये किंगटांग ने उदारता से कहा। इस बारे में बहस करने के बजाय कि वह दूसरों के साथ कितनी कुशल थी, मिशन में अपने कौशल के साथ उन्हें क्यों नहीं साबित किया गया? गू यानिक्यू एक चतुराई और बल्कि निष्पक्ष व्यक्ति था, और यह अच्छा था। केवल किन हुआन की प्रतिक्रिया ने पहले आपको किंगटांग को थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया और उसे भले ही वरिष्ठ भाई की तरह और भी अधिक बना दिया। सदस्यों की पुष्टि करने के बाद गू यानिक्यू ने अपने साथियों के साथ शोध की गई जानकारी को साझा किया। विशाल छिपकली मोटी खुरदरी त्वचा के साथ एक स्तर 6 राक्षसी जानवर थी और एक बेहद मजबूत रक्षा थी। जहर अपनी लार में मौजूद था और इसके तराजू के बीच छिपा हुआ था, और अगर वे इसे मारना चाहते थे तो किसी को असाधारण रूप से सतर्क रहना होगा। गू यानिक्यू ने याद दिलाया, मैं हर किसी को कुछ एंटीडोट्स तैयार करने की सलाह देता हूँ जब आपको समय मिलने की आवश्यकता होती है। हर कोई अनुभवी था और स्वाभाविक रूप से इनके बारे में जानता था। किन हुआ ने एक तरफ से ये किंगटांग पर एक नजर डाली और धीरे से फुसफुसाया, जूनियर बहन तू, मैं आपके लिए एंटीडोट्स का आपके हिस्से को तैयार करूंगा। फिर उसने अभी भी उसे एक सर्कुलेटेड विंग दिया जिसने उसके पहले से ही सुंदर उपस्थिति को बढ़ाया। ये किंगटांग को यह नहीं पता था कि हंसना है या रोना है, लेकिन उसे अभी भी किन हुआन की दयालुता याद है। संप्रदाय में अमृत केवल शानमिंग बिंदुओं के साथ आदान प्रदान किया जा सकता है। हालांकि एंटीडोट्स को बहुत कम शानमिंग बिंदुओं की आवश्यकता थी, तो किंगटांग के पास एक भी बिंदु नहीं था क्योंकि वह एक नया शिष्य था, और यह अच्छा था कि किन हुआ ने इस पर ध्यान दिया। थोड़ी देर के बाद सभी ने तितर पितर हो गए। बैठक के दौरान मेंग शेंग ने आगे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उन्होंने छोड़ने से पहले ये किंगटांग को अस्वीकृत रूप से देखा। जूनियर बहन, ये मेंग शेंग ऐसा ही है, इसे दिल से न ले, किन हुआ ने कहा। ये किंगटांग ने चकला, ये ठीक है।
ये देखते हुए कि ये किंगटान की कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं थी, किन हुआन ने आखिरकार अपनी तैयारी शुरू करने के लिए गुयानक्यू के साथ साथ ही किंगटान अलविदा में अपना दिल डाला। ये किंगटान अकेले अपने कमरे में लौट आए और विशाल छिपकली पर जानकारी का विश्लेषण किया। बाद में उसने फायर बीस्ट के तराजू को बाहर निकाला, जिसे वह पहले अपने अंतरिक्ष की अंगूठी से खजाना मंडप से लाया था। उसने हमेशा इस आइटम को अपनी स्पेस रिंग में संग्रहित किया था और केवल दूसरे युवा मास्टर एसआई पर इसका उपयोग करने के लिए बाहर निकाला था जब उसे जहर दिया गया था। उसके हाथों पर अभी भी इसका एक बड़ा हिस्सा था और उसे अब तक इसका उपयोग करने के लिए एक उपयुक्त समय नहीं मिला था, जहां आखिरकार इसके लिए एक उपयोग था। विशाल छिपकली के जहर की प्रकृति आग थी और फायर जानवर की तराजू में आग प्रकृति के साथ जहर के खिलाफ एक उच्च प्रतिरोध था। यहाँ तक कि अगर ये लौ टॉक्सिन था तो फायर बीस्ट के पैमाने में किसी भी अन्य चीजों की तुलना में इसके खिलाफ एक बेहतर प्रतिरोध था। एक पल के लिए विचार करने के बाद उसने इस पर काम करना शुरू कर दिया। उसके अंतरिक्ष की अंगूठी में कुछ टैनिक एसिड था। यह एक संक्षारक पदार्थ था जिसका उपयोग आमतौर पर जंग को धोने के लिए जंग खाए हुए लोहे के बर्तन को भिगोने के लिए किया जाता था। ये किंगटान को एक बड़ी लकड़ी की बाल्टी मिली और उन्होंने बाल्टी में जलरोधी सफेद गोंद की एक परत को धब्बा दिया। एक बार जब सफेद गोंद सूख जाता है तो उसने टैनिक एसिड को बाल्टी में डाला और उसमें फायर बीस्ट की तराजू को भिगो दिया। फायर जानवर के तराजू बेहद कठिन थे, जिससे नष्ट और जाली होना बहुत मुश्किल हो गया। हालांकि ये केवल वर्तमान युग में ज्ञान की कमी के कारण था। भविष्य में कुछ बुद्धि ने पाया कि टैनिक एसिड का उपयोग करके तराजू को नरम किया जा सकता है, जिससे यह आसानी से जाली हो सकता है। वर्तमान में उसके अलावा कोई भी नहीं जानता था कि आग जानवर की तराजू को कैसे संसाधित किया जाए। इस प्रकार ये किंगटान ने इसे खजाने के मंडप में खरीदा था। फायर बीस्ट की तराजू को टैनिक एसिड में सोखते हुए देखकर यू किंगटान ने कुछ के बारे में सोचा और उसने तुरंत उन सामग्रियों का अनुमान लगाने के बाद तैयारी शुरू कर दी जो उसके हाथ में थी। अध्याय 154 अग्नि प्रतिरोधी नर्म अमूर 2। एक बार जब सु वान कमरे में लौट आया तो उसने एक बेहोश खट्टा गंध को सूंघा। एक ब्रूबल के साथ उसकी आंखों ने गंध की दिशा का अनुसरण किया, जहां वह ये देख रही थी कि तुम कहाँ किंगटान था। यद्यपि तीनों लोगों के लिए रहने वाले क्वार्टर सभी एक कमरे में थे, वे एक स्क्रीन से अलग हो गए थे और इस तरह सु वान केवल तू किंगटान की छाया देख सकते थे और न कि वह जो व्यस्त थी। अपनी नाक को ढकते ही सु वान का चेहरा बदसूरत हो गया। यह क्या गंध है? ये बहुत बदबूदार है। सु वान की शिकायतों ने आपको किंगटान के कानों में यात्रा की और ये किंगटान केवल हल्के से मुस्कुराए। जबकि टैनिक एसिड में एक खट्टा गंध थी, इसमें एक फल खुशबू थी और इसमें खराब गंध नहीं थी और यहाँ तक कि ताज़ा महक भी थी। ये जानते हुए कि सु वान यूशु के ऊपर उसके साथ नाखुश था, तुम किंगटान ने उसकी टिप्पणी को दिल से नहीं लिया। उसने लकड़ी की बाल्टी को नीचे देखा, जहां पारभासी टैनिक एसिड पहले से ही भूरे रंग के लाल रंग की तराजू के कारण भूरा लाल हो गया था। ये किंगटान ने इस पर प्रहार करने के लिए 2 लंबे चॉपस्टिक का इस्तेमाल किया और महसूस किया कि तराजू पहले से ही नर्म हो गया था। फिर उसने उन्हें तुरंत उठाया। इतने लंबे समय तक टैनिक एसिड में भिगोने के बाद फायर बीस्ट की तराजू, जो शुरू में मोटी थी, असामान्य रूप से नर्म हो गई थी। इसकी बनावट पहले की तरह उबड़ खाबड़ नहीं थी और इसके बजाय कपास के थोड़े मोटे टुकड़े की तरह नर्म महसूस किया। ये किंगटान ने तराजू पर टैनिक एसिड को मिटा दिया, कैंची की एक जोड़ी निकाली और फिर से कठोर होने से पहले उन्हें तुरंत काट दिया। बाद में उसने एक विशेष लोहे की सुई निकाली, इसके माध्यम से एक मछली के गोंद धागे को पिरोया और निबली सिलाई शुरू कर दी। आधा दिन उसी तरह से गुजरा। ये किंगटान ने फायर बीस्ट के नर्म तराजू का इस्तेमाल किया और 3 टुकड़े फायर प्रतिरोधी नर्म कवच बनाया। कवच के उन 3 टुकड़ों में से उसने अपने लिए एक रखा। फिर उसने अन्य 2 को लपेटा और उन्हें एक तरफ रखा। यह अग्नि प्रतिरोधी नर्म कवच बहुत हल्का था और इसमें अच्छा लचीलापन था। किसी के लिए कोई असुविधा नहीं होगी और शरीर पर पहने जाने के लिए बहुत उपयुक्त था। हालांकि यह पतला था, फायर बीस्ट के पैमाने की विशेषताएं अग्नि प्रतिरोधी नर्म कवच के भीतर टकी गई थी। यहाँ तक कि अगर कवच के इन 3 टुकड़ों को एक भट्ठी में फेंक दिया गया था और 3 क्रमिक दिनों के लिए जलने के लिए छोड़ दिया गया था, तो केवल मछली के गोंद धागे को सबसे अधिक जला दिया जाएगा और नर्म कवच निश्चित रूप से प्रभावित नहीं होगा। ये किंगटान ने कवच के 3 टुकड़ों में से एक पहना था और बाहरी कपड़ों के साथ कोई भी असामान्यता या मोटापन नहीं बता सकता था। जैसे जैसे मौसम ठंडा हो रहा था, अग्नि प्रतिरोधी नर्म कवच पहने हुए शरीर को भी गर्म कर दिया। इसे डालने के बाद ये किंगटान ने तुरंत एक और कवच लिया और यूशु को खोजने के लिए बाहर निकले। यह मेरे लिए है। यूशु ने गहरे लाल बनियान पर अजीब तरह से देखा कि तुम किंगटान ने उसे सौंप दिया। वह ये नहीं बता सकता था कि कौन सी सामग्री उस बनियान से बना थी, लेकिन ये छूने के लिए गर्म महसूस हुआ और बहुत जादुई था। ये बात बहुत बुरा नहीं है। अगर वरिष्ठ भाइयों का कोई आपत्ति नहीं है
तो इसे सामान्य दिनों में अपने शरीर पर पहने, ये किंगटान ने मुस्कुराते हुए कहा। जब वह कुछ अच्छा था तो वह स्वाभाविक रूप से यूशु के बारे में नहीं भूलती, उसने अपने पिछले जीवन में उसे अपना जीवन दिया। यूशु ने अपने हाथ में अग्नि प्रतिरोधी नर्म कवच लिया और अपनी आंखों में एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ अपने होठों को शुद्ध किया। उन्होंने एक सूक्ष्म अभिव्यक्ति के साथ ही किंगटान को देखा। ये देखते हुए कि उसकी आंखों में एक ईमानदार लग रहा था और कोई चुलबुला इरादा नहीं था, यूशु वास्तव में नहीं जानता था कि इस समय कैसे प्रतिक्रिया करना है। काफी समय तक चुप रहने के बाद यूशु ने आखिरकार कठोरता से जवाब दिया, चूंकि ये जूनियर सिस्टर की दयालुता है तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। धन्यवाद, मेरे साथ विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये किंगटान ने उदारता से कहा। किसी को नहीं पता था कि उन दोनों के बीच बातचीत किसी ऐसे व्यक्ति की आंखों में गिर गई जो उनके द्वारा पारित नहीं हुआ था। अध्याय 155 अग्नि प्रतिरोधी नर्म कवच 3। कमरे में सू वान ने फल की गंध से छुटकारा पाने की उम्मीद में फर्श पर कुछ पाउडर को बिखेर दिया। अचानक उसके दरवाजे पर जोर से दस्तक दी गई और उसने देखा कि लियू यू बाहर खड़े होकर एक बार उसने दरवाजा खोला। सीनियर सिस्टर लियू, क्या वहाँ कुछ गड़बड़ है? सू वान ने लियू यू को उलझन में देखा। लियू यू ने तुरंत सू वान को एक तरफ खींच लिया और एक फ्राउन के साथ कहा, जूनियर सिस्टर सू, आप अभी भी यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि मैंने अभी क्या देखा है? सू वान के चेहरे पर भ्रम लिखा गया था। लियू यू ने सू वान को सब कुछ बताया जो उसने देखा था। तुरंत सू वान का चेहरा पीला हो गया। आपने वास्तव में इसे देखा है? ये किंगटान ने वास्तव में कपड़े का एक टुकड़ा बनाया और इसे वरिष्ठ भाई यू को दिया। वरिष्ठ भाई यू भी इसे स्वीकार कर लिया। सू वान ने एक भयावह और एक निराशाजनक अभिव्यक्ति के साथ पूछा, ये कैसे नकली हो सकता है? मैं आपको बता दूं कि किंगटान की छोटी कुतिया के पास बहुत सारी चालें हैं। देखो कि वरिष्ठ भाई यू के पीछे लियू यू परिवार के कबीले कितने प्रसिद्ध हैं। ये किंगटान ने पहले उसे अमृत और फिर कपड़े दिए। यदि आप अभी भी इस तरह से अपना समय बर्बाद करना जारी रखते हैं तो सावधान रहे कि आपके वरिष्ठ भाइयों को अन्य लोगों द्वारा पूर्ववर्ती उद्देश्यों के साथ धोखा दिया जाएगा, लियू यू ने चेतावनी दी। सू वान का चेहरा नीला हो गया और उसके होंठ कसकर शुद्ध हो गए। मैं वरिष्ठ भाइयों के करीब नहीं हूं, अगर मैं सिर्फ उस तरह से जाऊं तो यह नहीं है। उद्धरण चिन्ह, अपनी छवि को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। देखो कि उसके पास इतनी सारी चालें कैसे हैं। जब तक आप उसे अपनी रुचि दिखाते हैं तब तक वरिष्ठ भाइयों स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि कैसे अच्छे और बुरे को अलग किया जाए, लियू यू ने सुझाव दिया। बस जब सू वान और लियू यू बात कर रहे थे तो दरवाजे पर एक दस्तक थी। सू वान ने अपनी सारी भावनाओं को दूर रखा और दरवाजा खोला। जब दरवाजा खोला गया तो एक सुंदर चेहरा अचानक सू वान की आंखों में गिर गया। ये जूनियर बहन, तुम यहाँ किंगटान है? किन्हुआ ने एक आकर्षक मुस्कान के साथ पूछा। सू वान को उसकी आड़ू खिलने वाली आंखों से बह गया था। हालांकि वह एक बार जब वह किंगटान का नाम सुनती है तो वह अपने होश में लौट आई। ये किंगटान यहाँ रहते हैं। वह तब है जब वह दरवाजे पर एक सौम्य और सुंदर जूनियर बहन को देखा तो किन्हुआन और भी अधिक उज्ज्वल मुस्कुराया। वह नहीं है, सू वान ने अनिच्छा से कहा। तो वह नहीं है। इस तरह फिर मेरे पास यहाँ कुछ आइटम है और मुझे आपको उसे सौंपने के लिए परेशान करना होगा। इसके अलावा इस संदेश पर पास करें कि मैं कल सुबह संप्रदाय के बाहर उसकी प्रतीक्षा करूंगा और उसे देर नहीं होनी चाहिए। उसे अपनी चीजों को अच्छी तरह से तैयार करने के लिए कहें क्योंकि इस यात्रा में कम से कम आधा महीना लगेगा। फिर किन्हुआ ने सू वान के हाथों में कुछ बोतलें एंटीडोट्स रखीं। सू वान ने एंटीडोट्स को देखा और बेहद अनिच्छुक थे, लेकिन इसे किन्हुआन के सामने नहीं दिखा सकते थे और केवल एक उत्तर के लिए मजबूर कर सकते थे। ठीक है, धन्यवाद जूनियर बहन, किन्हुआ ने मुस्कुराते हुए कहा और छोड़ दिया। सू वान ने अपने हाथ में एंटीडोट्स पर डूब गए और किन्हुआन के आकर्षक चेहरे के बारे में फिर से सोचा। वह बहुत अनिच्छुक थी क्योंकि यह सब ये किंगटान से जुड़ा था। जूनियर सिस्टर सू, आपका मौका यहाँ है, लियू यू, जिन्होंने कमरे में सब कुछ स्पष्ट रूप से सुना, अचानक कहा। सू वान ने दरवाजा बंद कर दिया और एंटीडोट्स को यू किंगटान की मेज पर अनिच्छा से फेंक दिया। सीनियर सिस्टर लियू, पहले से ही मेरा मजाक नहीं मारते। जूनियर सिस्टर सू, क्या आप गूंगे हैं? क्या आपने नहीं सुना कि अभी से वरिष्ठ भाई ये कहते हैं कि ये किंगटान उनके साथ एक मिशन पर जा रहे हैं और कम से कम आधे महीने के लिए नहीं लौटेंगे। इस समय में आप वरिष्ठ भाइयों के साथ ठीक से बातचीत करने में सक्षम नहीं होंगे, लियू यू ने कहा। सू वान की आंखों में उत्साह देखा जा सकता था क्योंकि उसके दिल में अचानक आशा की एक झलक सामने आई थी। अध्याय 156 स्नेह 2। जब तुम अपने कमरे में लौटे तो लिन लॉन्ग और सू वान दोनों मौजूद थे। लिन लॉन्ग अपनी मेज पर हमेशा की तरह ही पढ़ रहा था, जबकि सू वान पहली बार जब उसने उसे देखा था तो यू किंगटान से बात करने के लिए शुरू किया।
ये किंगटांग, एक वरिष्ठ भाई आपको अभी खोजने के लिए आया था और चाहता है कि मैं आपको कल सुबह संप्रदाय के बाहर इकट्ठा करूं। उसने कुछ बोतलें अमृत भी तैयार की जिन्हें मैंने आपकी मेज पर रखा था। ये पहली बार था जब सु वान ने ये किंगटांग से बात की थी। अभिनय आकस्मिक होने के बावजूद अभी भी उसके स्वर में अजीबता का संकेत था। ये किंगटांग ने अपनी मेज पर अमृत की कुछ बोतलों को देखा और तुरंत पता चला कि कौन से वरिष्ठ भाई सु वान का जिक्र कर रहे हैं। धन्यवाद, ये किंगटांग ने चुपचाप कहा। सु वान ने भड़काया और उसने अपने होठों को शुद्ध किया। ये पहले से ही यू किंगटांग के साथ बातचीत करने के लिए उसके लिए एक बहुत बड़ी शिकायत थी, लेकिन एक बार जब उसने सोचा कि लियू यू ने जाने से पहले वह क्या कहती है, तो सु वान ने अभी भी एक गहरी सांस ली और फिर से पूछा, क्या आप पहले से ही एक मिशन करने जा रहे हैं? हाँ, ये किंगटांग अमृत को रख रहे थे और सु वान की अभिव्यक्ति पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। लेकिन नए शिष्यों को अस्थायी रूप से कोई मिशन नियुक्त नहीं किया गया है। सु वान ने अधिक जानकारी के लिए मछली के प्रयास में पूछा। यह एक पुरस्कृत मिशन है, ये किंगटांग ने जवाब दिया। सु वान को अचंभित कर दिया गया। उसने केवल बाहरी संप्रदायों को पुरस्कृत मिशनों का उल्लेख करते हुए सुना जब वह बाहरी संप्रदाय में प्रवेश करती थी। हालांकि कुछ नए शिष्यों ने इन कुछ दिनों में पुरस्कार मंडप की जांच की, लेकिन उनमें से कोई भी एक मिशन को स्वीकार करने के लिए नहीं गया। आखिरकार वे अभी भी नए शिष्य थे और इन मिशनों के लिए पर्याप्त नियंत्रण नहीं था। इससे पहले सु वान ने पहले ही सोचा था कि यह अजीब था और सोचा था कि तू किंगटांग को एक मिशन पर नियुक्त किया गया था और उसे किन हुआन के साथ मिलकर एक मिशन पर जाना था। अभी तक जिस मिशन के लिए यू किंगटांग जा रहा था वह वास्तव में एक पुरस्कृत मिशन था। ये कैसे हो सकता है? सु वान ने ये किंगटांग के बैक व्यू को देखा और उसकी आंखों को संकुचित कर दिया। ये किंगटांग केवल एक नया शिष्य था और उसकी लाल आत्मा थी। कौन सा वरिष्ठ भाई या वरिष्ठ बहन एक पुरस्कृत मिशन पर ऐसा बोझ लाएगा? सु वान वास्तव में समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब उसने अपनी खिड़की से सूरज की रोशनी देखी तो कि किंगटांग की सुंदर साइड प्रोफाइल पर यह ऐसा था जैसे वह कुछ जानती थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह ये किंगटांग पर कैसे नीचे देखती थी, सु वान इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि तुम किंगटांग की सुंदरता वास्तव में बकाया थी। आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? सु वान ने सहज रूप से पूछा, लेकिन उसके स्वर में तात्कालिकता के बारे में भूल गया। ये किंगटांग ने पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इस प्रकार उसने एक के बाद एक को जवाब दिया, लेकिन उसने अचानक महसूस किया कि सु वान अपने मिशन के बारे में बहुत चिंतित लग रहा था। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन वह जो कर रही थी उसे रोके और उसके पीछे सु वान को देखने के लिए मुड़े। सवाल करने वाली आंखों की जोड़ी सु वान के नर्म चेहरे पर गिर गई, जिससे सु वान घबरा गया। तभी सु वान को एहसास हुआ कि वह अत्यधिक धक्का मुक्की कर रही थी क्योंकि वह अभी जांच नहीं कर रही थी। सु वान, आप एक मिशन पर जाने के बारे में बहुत चिंतित हैं। ये किंगटांग ने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया। ये ज्ञात होना चाहिए कि इन सभी दिनों में उन्होंने संप्रदाय में प्रवेश किया था। इस युवा महिला सु को उसे कुछ भी कहने के लिए परेशान नहीं किया जा सकता था। वह आज अचानक क्यों बदल गई? सु वान ने पाला और नीचे देखा, उसकी आंखों में घबराहट को छिपा दिया। उसने एक शांत मोर्चे पर रखा और कहा, मैं सिर्फ लापरवाही से पूछ रही हूँ। ये किंगटांग मुस्कुराया और कुछ और नहीं कहा, क्योंकि वह वास्तव में उन गली विचारों के साथ कंपनी खेलने का मन नहीं करती थी जो सु वान हो रहा था। जब तक सु वान ने उसे उकसाया नहीं, तब तक वह इस बात से परेशान नहीं हो सकती थी कि सु वान किस बारे में सोच रहा था। सु वान चुपचाप बैठ गया क्योंकि आशा उसके भीतर हो गई। ये किंगटांग वास्तव में एक मिशन पर जा रहे थे। फिर आने वाले समय में ये किंगटांग वरिष्ठ भाइयों के पास कभी दिखाई नहीं देंगे। उसे वास्तव में इस अवसर को जब्त करना चाहिए और वरिष्ठ भाइयों को पता होना चाहिए कि वास्तव में कौन सबसे अच्छा था। अध्याय 157, स्नेह 3। पैकिंग की एक रात के बाद ये किंगटांग ने बहुत सारी चीजें तैयार नहीं की। उसने केवल कुछ भोजन और कपड़े बदलने के लिए पैक किए, जैसे कि अमृत और व्हाट्सएप के लिए वह अभी भी अपनी अंतरिक्ष की अंगूठी में कुछ थी और उन एंटीडोट्स पर जोड़ा गया था जो किन हुआ ने भेजा था। यह उपयोग करने के लिए पर्याप्त था। आज सुबह ये किंगटांग पैकिंग की गई थी और सभा बिंदु पर जाने के लिए तैयार था। जब वह सिर्फ दरवाजा छोड़ती थी तो उसने अचानक एक जटिल दिखने वाले यूशु को एक पेड़ के नीचे खड़ी नहीं देखा, जो दूर नहीं देख रहा था, जैसे कि वह परेशान था। वरिष्ठ भाई यूं, ये किंगटांग उत्सुकता से आगे बढ़े। ये किंगटांग की आवाज सुनने के बाद यूशु अचानक अपनी इंद्रियों पर लौट आए और उसके चेहरे पर फ्लस्टर का एक निशान देखा जा सकता था। जूनियर बहन तू, गुड मॉर्निंग। यूशु के बजाय कठोर लग रहा था। क्या वरिष्ठ भाई यूं मेरे लिए वार्डन के पाठ के लिए एक साथ इंतजार कर रहे हैं? ये किंगटांग ने पूछा। यूशु ने एक पल के लिए स्तब्ध रही और अंत में एक कठोर साउंडिंग हाँ को म्यूट कर दिया।
मुझे डर है कि यह संभव नहीं होगा। मैं अन्य वरिष्ठ भाइयों और बहनों के साथ एक पुरस्कृत मिशन करने जा रहा हूँ और लगभग आधे महीने बाद तक वापस नहीं आएगा। आपको इस आधे महीने में मेरे लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ये किंगटान ने हंसी के साथ कहा, क्योंकि वह कल यू शू को इसके बारे में बताना भूल गई थी। यू शू मदद नहीं कर सका, लेकिन आश्चर्यचकित लग गया जब उसने सुना कि तुम एक पुरस्कृत मिशन पर जा रहे थे। पुरस्कृत मिशन? आप वास्तव में उस दिन एक मिशन लेने के लिए वहां गए थे और आपने अभी भी मुझे मीठी बात करने की कोशिश की थी। यू शू ने याद किया कि वह याद करते हैं कि कैसे कि किंगटान ने कहा कि वह दूसरे दिन पुरस्कार मंडप में जा रही थी। हालांकि उसके स्वर में दोष था, ये चिंता का अधिक था। बाकी का आश्वासन दिया, वरिष्ठ भाई यूं, मैं केवल इस समय इसका अनुभव करने के लिए वहां हूं। मेरे साथ मिलकर कुछ अन्य वरिष्ठ भाई हैं। चिंता मत करो, ये किंगटान चकित हो गए। अपने पिछले और वर्तमान दोनों जीवन में यू शू अपने भाई की तरह थे और उनके नागाल ने उन्हें असाधारण रूप से गर्व महसूस कराया। इसे भूल जाओ, मैं आपको वैसे भी नियंत्रित नहीं कर सकता। आपको अधिक सावधान रहना चाहिए। यदि कोई समस्या है तो इसमें जल्दी से जल्दी मत करो। अन्य वरिष्ठ भाइयों के मार्गदर्शन को सुने। यू शू ने कहा कि वह समझ गया था कि ये किंगटान के चरित्र के आधार पर वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपने मन को सिर्फ अपने नेगी के कारण बदल देगा। ठीक है, मैं वरिष्ठ भाई यू के शब्दों को दिल से याद करूंगा, ये किंगटान जवाब में हंसते हुए। यू शू ने उस पर एक नज़र डाली और उनकी सभी भावनाएं जो उन्होंने इकट्ठा की वे पूरी तरह से आपको किंगटान की अचानक खबर सुनने के बाद चली गईं। ये देखते हुए कि ये किंगटान एक मिशन पर जाने के बारे में सही थे और कुछ चीजें असुविधाजनक थीं, जब वह मिशन के दौरान विचलित हो जाती है तो उसने अपने दिल में सब कुछ दबा दिया। कुछ भी और कहे बिना यू शू ने अपनी बाहों से अमृत की कुछ बोतलें निकाली और उन्हें तू किंगटान के हाथ में भर दिया। ये अमृत है जो मैं अपने परिवार के कबीले से लाया था, शायद उनके लिए एक उपयोग होगा। ये किंगटान ने अपने हाथ को अमृत से भरा देखा और उसकी आंखों में एक गर्म मुस्कान बढ़ गई। यह अभी भी वरिष्ठ भाई यूं है जो मुझ पर डॉट्स करता है, ये किंगटान ने चकित किया। कॉर्न स्नेह के साथ बकशते हुए उसने बोतलों को तेजी से रखा। वैसे भी भविष्य में उसने जो भी अच्छी चीजें प्राप्त की हमेशा यू शू के लिए एक हिस्सा होगा और उसे एक बाहरी व्यक्ति के रूप में मानने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यू शू वास्तव में नहीं जानता था कि उसे चिढ़ाने के लिए कैसे प्रतिक्रिया दी जाए और उसे कुछ और बार नगल करने के बाद आगे बढ़ने के लिए जल्दबाजी की। यू किंगटान के गायब होकर देखकर यू शू ने एक कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिला दिया। हालांकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि दूर नहीं सू वान कुछ समय पहले दरवाजे के बाहर खड़े थे और ये किंगटान और यू शू के बीच सब कुछ देखा था। ईर्ष्या और घृणा ने कोमल दिखने वाली आंखों की उस जोड़ी को भर दिया। सीनियर ब्रदर यू, सू वान ने अपनी सारी भावनाओं को छिपाने के बाद धीरे से कहा। यू शू, जो छोड़ने की तैयारी कर रहा था, अचानक मुड़ गया और एक आवाज सुनने पर एक विदेशी दिखने वाले सू वान पर उलझन में देखा। ये जूनियर बहन। सू वान ने चुपचाप एक गहरी सांस ली। आगे बढ़ते हुए उसने धीरे से अभिवादन किया, वरिष्ठ भाई यू, मेरा नाम सू वान है। तो ये जूनियर बहन सू, यू शू ने कृपया जवाब दिया। क्या वरिष्ठ भाई यू कक्षा सुनने जा रहे हैं? हाँ, मैं वहां भी जा रहा हूँ। यदि आप बुरा नहीं मानते हैं तो क्या हम एक साथ जा सकते हैं? सू वान ने अपनी नर्म आंखों में अंतहीन स्नेह के साथ देखा। ये किंगटान, आपको मेरे साथ लड़ने के लिए क्या सही है? अध्याय 158, विशाल रॉक कैनियन। 1 शानलिंग संप्रदाय के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर बू यांक्यू और बाकी पहले ही आ चुके थे। ये किंगटान समय पर ही पहुंचे। जिस क्षण वह दरवाजा बाहर निकालती है उसने देखा कि किन्हुआन उसकी ओर भागते हुए। ये कैसे है छोटी जूनियर बहन, आपने चीजें प्राप्त की हैं, आप नहीं हैं? किन्हुआन ने एक मुस्कान के साथ इतना उज्ज्वल पूछा कि एक धूप के दिन की तुलना में। ये किंगटान ने बहुत शांति से जवाब दिया, मुझे यह मिला। बहुत धन्यवाद वरिष्ठ भाई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। क्या ये हो सकता है कि मैं हाल ही में बदसूरत हो गया? बस जब किन्हुआन इस बात पर विचार कर रहा था कि उसकी कभी कभी सुस्त मुस्कान क्यों हर बार ये किंगटान पर विफल रही, तो यू किंगटान ने आग प्रतिरोधी नर्म कवच को रखा जो उसने बहुत पहले अपने हाथों में तैयार किया था। ये है। किन्हुआन ने नर्म कवच को देखा और सोचा कि यह आइटम काफी दिलचस्प था क्योंकि उसके हाथों में गर्मी का एक उछाल था। बदले में एक उपहार, ये किंगटान ने जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। छोटी जूनियर बहन, आप मुझे कितना घृणा करते हैं कि आप मुझे एक छोटे से एहसान के लिए भी अनिच्छुक हैं। जबकि किन्हुआन ने उपहार स्वीकार किया, उसके भीतर शिकायतें और उदासी तेज हो गई। बू यांकियू इस समय पर चला गया और कहा, जूनियर सिस्टर, ये 2 और लोग बचे हैं, हम थोड़ी देर के लिए इंतजार करेंगे। ये किंगटान ने सिर हिलाया। किन्हुआन बहिर्मुखी थे और हमेशा जीवंत थे, जबकि बू यांकियू चुप था और बहुत ज्यादा बोलने को नापसंद करता था। अगर उसने कुछ भी कहा तो वे निश्चित रूप से उपयोगी शब्द थे।
पूरी टीम में ये किंगटान केवल इन 2 लोगों के लिए थोड़ा अधिक परिचित थे, लेकिन उन्होंने टीम के बाकी हिस्सों के करीब जाने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय यह मेंग शेंग था जिसने एक बार जबकि किंगटान दिखाई दिया तो एक बदसूरत अभिव्यक्ति पहनी थी। स्पष्ट रूप से वह अभी भी अपने अंतिम मिनट की टीम के साथी के रूप में ये किंगटान से बहुत संतुष्ट नहीं थे। वरिष्ठ भाई मेंग इसे पहले से ही दिल में नहीं ले जाते हैं, बस इसे वरिष्ठ भाई ग्वे फेस देने के रूप में ले लो। वह छोटी जूनियर बहन बहुत अच्छी है। क्या आपने किन हुआन को उसकी लगातार रक्षा करते हुए नहीं देखा है? हम सभी के लिए पता हो सकता है यह कोई है किन हुआन पसंद है, और वरिष्ठ भाई गु ने केवल उसे हमारे साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित किया क्योंकि वह किन हुआन चेहरा दिखा रहा था। टीम में एक और शिष्य हंसे। मेंग शेंग ने ठंड से कहा, किन हुआन भी खुद को संयमित करने के लिए नहीं जानते। जल्द या बाद में वह परेशानी में पड़ जाएगी। किन हुआन की प्रकृति सुंदर जूनियर बहनों के साथ फ्लर्ट करने के लिए थी जब उनके पास कुछ नहीं करना था, और वे अब इसका दिमाग नहीं लगाते थे। हालांकि यह अच्छा था कि किन हुआन को पता था कि कब रोकना है और व्यवसाय और व्यक्तिगत मुद्दों को अलग रखना है। इस प्रकार उन्होंने इसके बारे में बहुत ज्यादा परेशान नहीं किया। लेकिन इस बार मेंग शेंग थोड़ा दुखी था। हालांकि बू यांक्यू के खाते में उन्होंने कोई और बदसूरत शब्द नहीं कहा। कुछ समय बाद अन्य 2 शिष्यों ने जल्दबाजी की। सभी 10 सदस्य पहुंचे। इससे पहले बू यानक्यू ने पहले से ही बाहरी संप्रदाय को अपनी यात्रा के बारे में सूचना दी थी। उस पल में वे सभी संप्रदाय के बाहर और बादलों के ऊपर थे, जो कि धुंध से घिरे रहते हुए आकाश में खड़े थे। चलो चलें, बू यानक्यू ने कहा। अगले सेकंड में स्वर्ग का मार्ग जो उन्हें प्रवेश के दौरान बुझना था, उनके सामने दिखाई दिया। बादल से हल्की चमकती और सीधे जमीन पर। सभी ने स्वर्ग की राह पर कदम रखा और जुवानलिंग संप्रदाय से नीचे चला गया, जिसमें उनके द्वारा उठाए गए हर कदम पर एक कमल खिल रहा था। विशाल रॉक कैनियन जुवानलिंग संप्रदाय से काफी दूरी पर था। जब वे एक मिशन पर बाहर थे तो शिष्यों के लिए संप्रदायों को घोड़ों और गाड़ियों का उपयोग करने के लिए आवंटित किया जाएगा। बू यानक्यू ने मिशन के बारे में पहले ही सूचना दी थी, इसलिए जब वे स्वर्ग के रास्ते से उतरे तो उन्होंने पहाड़ की चरम पर 10 घोड़ों को देखा और हर कोई एक घोड़े पर बैठ गया। संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद उन्हें मिशन के लिए रवाना होने पर संप्रदाय की वर्दी पहनने की आवश्यकता थी। 10 लोगों के बीच केवल एक लड़की थी, ये किंगटान। अन्य 9 लोग पूर्ण ऊर्जा और असाधारण स्वभाव के साथ सुरुचिपूर्ण और प्रतिभाशाली युवा थे। घोड़ों पर 10 लोगों पर एक नज़र डालते हुए यह एक शानदार दृश्यों की तरह था, और इसलिए उन्होंने पुरस्कृत मिशन के लिए अपनी यात्रा शुरू की। अध्याय 159, विशाल रॉक कैनियन। तो विशाल रॉक कैनियन बहुत दूर था और सभी का अनुभव किया गया था। यात्रा पर ज्यादा बात नहीं कर रही थी। हालांकि गु यानक्यू कभी कभी अपने निर्देशांक को सत्यापित करने के लिए रुक जाता था और फिर यात्रा जारी रखता था। ये किंगटान टीम की पूंछ पर थे और उन्होंने प्रशंसा के साथ गु यानक्यू को सबसे अधिक मोर्चे पर देखा। भविष्य में इस तरह की उच्च स्थिति प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए गु यानक्यू के लिए यह तार्किक नहीं था। उसके पीछे आने वाली टीम को केवल व्यवस्था सुननी थी और सब कुछ पूरी तरह से सही होगा। हर कोई वास्तव में पूरी यात्रा में बातचीत नहीं करता था, क्योंकि वे शीर्ष गति से सवार होते थे, हर मिनट और दूसरे को लोभी करते थे। संप्रदाय में प्रत्येक शिष्य ने खेती पर अत्यधिक महत्व रखा और स्वाभाविक रूप से यात्रा पर समय बिताने के लिए तैयार नहीं होगा। बू यानक्यू पहले चिंतित था कि तुम एक जूनियर शिष्य, एक महिला और टीम की सबसे छोटी थी। हालांकि उस समय में जब वह यू किंगटान पर जांच करने के लिए वापस देखा, उसने महसूस किया कि इस जूनियर बहन की स्थिति की तुलना में उनकी तुलना में कहीं अधिक स्थिर थी। दिनों और रातों के माध्यम से सड़क को मारने के बाद न तो थकान का एक मामूली निशान था और न ही किशोरावस्था के चेहरे पर किशोर लड़कियों का दिखावा करने वाला अभिनय था। हालांकि टीम में उसके और बाकी शिष्यों के बीच कोई अंतर नहीं था। इसके लिए बू यानक्यू मदद नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी अधिक मंजूरी में हो सकता है। बू यानक्यू ने कुशल जूनियर और सीनियर सिस्टर्स को पहले से मिशनों में भाग लेने के लिए भर्ती किया था, लेकिन उन एपिसोड में वह उन समस्याओं से नाराज था जो उत्पन्न हुई थी। महिलाओं की शारीरिक शक्ति पुरुषों की तुलना में थोड़ी कमजोर थी और अधिकांश को इस तरह की जल्दी यात्रा के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। कभी कभी बू यानक्यू के पास उन्हें देने के लिए धीमा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है, जिससे मिशन को पूरा करने के लिए समय लिया जाता है। आखिरकार बू यानक्यू ने अब महिला शिष्यों के साथ टीमों का गठन नहीं किया। ये किंगटान के प्रदर्शन ने वास्तव में उन्हें कुछ हद तक आश्चर्यचकित कर दिया। अन्य टीम के साथी जिन्होंने उसी चिंता को साझा किया ने अपने कुछ विचार रखे, जो कि किंगटान की स्थिति को देखकर भी उनके खिलाफ हैं। कम से कम ये छोटी कनिष्ठ बहन फाइनल नहीं थी। 6 दिन बाद टीम आखिरकार विशाल रॉक कैनियन के पास पहुंची। पहाड़ियों के बीच विशालकाय चट्टानों को ओवरलैप करने से गठित एक घाटी, जैसे कि यह जमीन में एक दरार थी, सभी की आंखों के सामने दिखाई दी।
इससे पहले कि वे विशाल रॉक कैनियन में पहुंचे, सभी ने पहले से ही हवा के साथ साथ घाटी से हीटवेव को महसूस किया था। विशाल रॉक कैनियन मूल रूप से एक ज्वालामुखी था। सैकड़ों साल पहले एक शक्तिशाली आकृति ने एक गहन कौशल की खेती की, जहां उन्होंने ज्वालामुखी को विभाजित किया और लावा को जमार दिया, जिससे घाटी की वर्तमान स्थिति बन गई। हालांकि ज्वालामुखी आज चला गया था, चट्टान की परतों के नीचे मैग्मा अभी भी जमीन के नीचे बह रहा था, जिसके परिणामस्वरूप पूरे घाटी में अत्यधिक उच्च तापमान था। यहाँ तक कि चट्टानों की नोक सभी को एक गहरे लाल छाया में जला दिया गया था। विशाल रॉक कैनियन के पास मुश्किल से एक आत्मा थी, क्योंकि कोई भी लंबे समय तक उच्च तापमान में नहीं रह सकता था। इसके बजाय आग के साथ कई राक्षसी जानवरों को वहां बसने के लिए आकर्षित किया गया था। शिकारी कभी कभी यहां आते थे, हालांकि जीतने की संभावना केवल 50% थी। जबकि कुछ पूरी तरह से लोड हुए, कुछ ने वहां अपनी जान गंवा दी। विशाल रॉक कैनियन में चट्टानों के बीच बिखरे हुए राक्षसी जानवरों द्वारा मारे गए लोगों के कुछ अवशेषों को देखना मुश्किल नहीं था। विशाल रॉक कैनियन में प्रवेश करने से पहले बू यानिक्यू ने सभी को एक छोटा ब्रेक लिया। बाद में हम सीधे विशाल रॉक कैनियन में प्रवेश करेंगे। घाटी में तापमान बहुत अधिक होता है। एक बार जब हम घाटी में प्रवेश करते हैं तो सभी को आपकी ऊर्जा को अपने दम पर निर्देशित करना चाहिए और आपके शरीर से गर्मी को अलग करना चाहिए। ये शिकार मिशन अधिकतम 3 दिनों तक जारी रह सकता है। यदि हम समय से अधिक हैं तो विशाल रॉक कैनियन की हवा में लौ विष हमें घायल कर देगा। इस प्रकार हमें विशाल छिपकली की खोह को ढूंढना होगा और इसे कम से कम समय में मारना होगा। उद्धरण चिन्ह अध्याय 160 विशाल रॉक कैनियन 3। सभी ने सिर हिलाया। किन्हुआ ने हालांकि यह थोड़ा अजीब पाया। जब बू यानिक्यू निर्देश दे रहा था तो किन्हुआन की टकटकी अनियंत्रित रूप से ये किंगटान पर गिर गई, जिसने एक हाथ से उसकी छाती को थपथपाया। अपने बाहरी कपड़ों के तहत किन्हुआ ने आग प्रतिरोधी नर्म कवच पहना था, जो कि किंगटान ने उसे पहले दिया था। ये बनियान हल्का था और कोई यह नहीं बता सकता था कि यह किस सामग्री से बना था। इससे पहले किन्हुआ ने इसे पहनने के बजाय इसे रखा था और यह आप किंगटान थे जिन्होंने उसे बदलने का आदेश दिया था जब वे विशाल रॉक कैनियन की ओर जाने से पहले एक आराम कर रहे थे। किन्हुआ ने शुरू में इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन उन्हें लगा कि अब कुछ थोड़ा दूर है। उन्होंने गू यानकियो और बाकी लोगों पर एक नज़र डाली, जिनके चेहरे गर्मी से लाल रंग के थे, क्योंकि वे विशाल रॉक कैनियन के पास थे। इसके विपरीत वह बिल्कुल भी गर्म महसूस नहीं करता था और उसके शरीर को आरामदायक लगा, जैसे कि गर्मी इस पतली बनियान से अलग हो गई थी। केवल उनके 4 अंग थोड़े गर्मी महसूस कर सकते थे, लेकिन उनके महत्वपूर्ण अंगों को नर्म कवच द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित किया गया था। वास्तव में यह नर्म कवच क्या था जो छोटी जूनियर बहन ने उसे दिया था? किन्हुआन फिलहाल समझ नहीं पाए, लेकिन उसे उसका एहसान याद आया। अधिकांश विशाल छिपकलियों समूहों में रहते हैं। इस बार हमारा लक्ष्य सबसे बड़ा स्तर 6 विशाल छिपकली है। यदि हम अन्य विशाल छिपकलियों का सामना करते हैं तो हमें बस उन्हें निर्देशित करने की आवश्यकता है। फिर बू यानिक्यू ने किन्हुआन की ओर देखा और कहा, किन्हुआन, आप काफी जल्दी हैं। यदि हम उनमें से एक समूह का सामना करते हैं तो आप 2 अन्य लोगों को अन्य विशाल छिपकलियों को निर्देशित करने के लिए लाएंगे। मेंग शेंग और मैं एक खुले स्थान पर लक्ष्य को आकर्षित करने के तरीके के बारे में सोचेंगे। उद्धरण चिन्ह ओह ठीक है, मुझे मिल गया, किन्हुआन ने जल्दबाजी में जवाब दिया क्योंकि वह अपने होश में लौट आया। जूनियर सिस्टर, ये आप उस समय मुझे कसकर फॉलो करेंगे। बू यानिक्यू ने ये किंगटान की ओर रुख किया और कहा। हालांकि उन्होंने पहले भी किंगटान की क्षमताओं को देखा था, लेकिन उन्होंने आपको केवल अपने आप में काम करने की अनुमति नहीं दी। वरिष्ठ भाई गू, मुझे डर है कि यह उपयुक्त नहीं है, मेंग शेंग ने अचानक चुप रहने के बाद कहा। क्यों? बू यानकियू ने पूछा। मेंग शेंग ने जवाब दिया, हम एक स्तर 6 विशाल छिपकली के साथ काम कर रहे हैं। बाकी सब कुछ एक तरफ रख रहे हैं, यहाँ तक कि आपको और मुझे बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा इस विशाल छिपकली का जहर बेहद घातक है। हम में से 10 में से केवल आप, किन्हुआन और मेरे पास उपयुक्त कौशल हैं। किन्हुआन पहले से ही अन्य विशाल छिपकलियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जा चुके हैं। यदि आप दूसरों की देखभाल करने पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह अनुचित है। उद्धरण चिन्ह फिर मेंग शेंग की टकटकी तू किंगटान पर गिर गई। चूंकि हम एक साथ एक मिशन पर आए थे जहां कोई सुरक्षा होगी या नहीं, हर किसी को एक साथ काम करना चाहिए और राक्षसी जानवर का शिकार करने के लिए अपने सबसे अच्छे रूप में डाल देना चाहिए। अगर जूनियर सिस्टर टूस्टल्स को उसकी रक्षा के लिए किसी की जरूरत है तो उसे इस मिशन पर क्यों चाहिए? वह इसके बजाय सिर्फ एक बोझ होगा। उद्धरण चिन्ह जबकि मेंग शेंग के शब्द बदसूरत थे, इसने मौजूद अन्य शिष्यों के विचारों को प्रतिबिंबित किया। ये पहले से ही 10 लोगों के लिए एक स्तर 6 राक्षसी जानवर से निपटने के लिए सीमा थी।
यदि एक कम व्यक्ति का प्रयास होता और एक अन्य शीर्ष कुशल टीम के साथी को व्यक्ति की सुरक्षा के लिए अपना ध्यान विभाजित करना पड़ता तो शिकार सफल नहीं हो सकता है। बू यानक्यू अपने इंद्रियों में लौट आए और इस समस्या के बारे में भी जानते थे। जब वह कुछ कहने वाला था तो तुम किंगतान ने अचानक कहा, वरिष्ठ भाई गू, सीनियर ब्रदर किन को आप सभी के साथ जाने क्यों न जाने दें। मेरे लिए अन्य विशाल छिपकलियों को आकर्षित करने का मिशन छोड़ दें। इसके साथ ही कहा गया। बू यानक्यू स्तब्ध था। विशाल छिपकली समूहों में रहते थे और कोई भी नहीं जानता था कि कितने अन्य विशाल छिपकलियां अपने लक्ष्य के आसपास होंगी। बू यानक्यू ने किन्हुआन को नौकरी के प्रभारी बनाया क्योंकि किन्हुआन बहुत कुशल थे। यदि यह कोई और होता तो यह अनुपयुक्त होता क्योंकि जब तक वे थोड़े लापरवाह थे तब तक उन्हें विशाल छिपकली के जहर द्वारा हमला किया जाएगा। जूनियर सिस्टर ये बू यानक्यू ने महसूस किया कि यह अनुपयुक्त था, लेकिन मेंग शेंग ने उससे एक कदम आगे बोला। चूंकि जूनियर बहन ये कोशिश करना चाहती है इसलिए उसे कोशिश करने दें। ये सत्यापित करने का भी मौका है कि क्या उसके पास इस मिशन में भाग लेने की योग्यता है, क्या यह नहीं है। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।